दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 8 मार्च। तो 8 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल चुनिंदा प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या भी सीमित रहती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। ठीक है, इसलिए आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। ठीक है, साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज यानी 8 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि जानते हैं आज है 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च आज एक विशेष दिवस है। ठीक है, तो क्यों कौन सा दिवस है आज? आज है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। और आपको पता है कि महिलाओं का हमारे जीवन में क्या रोल है। ठीक है, वो माँ है, बहन है, पत्नी है और कहा जाता है हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपको यह भी पता है कि जो हमारा पहला गुरु होता है वो माँ ही होती है, जो एक महिला होती है, एक परिवार को चलाती है, एक महिला होती है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है आज, तो ऐसी महिलाओं को आज हम नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। ठीक है ना, तो महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने, ठीक है, सशक्त बनाने तथा उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वह भी जान लीजिए, क्योंकि थीम अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है वर्ष 2025 की, वह थीम है एसिलरेट एक्शन। ठीक है, क्या है? एसिलरेट एक्शन। ठीक है, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसे क्या कहते हैं? तेजी से कार्रवाई करें। ठीक है, तेजी से कार्रवाई करें, यह है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आज के प्रश्नों पे। आज है 8 मार्च, तो 8 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, आज की पहली खबर है विश्व में कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में भारत किस नंबर पे आता है। तो आपको बताना है कि विश्व में कैंसर से जो मौतें होती हैं उस मामले में भारत का नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है सातवां। तो देखिए, विश्व में कैंसर होने वाली मौतों के मामले में भारत का जो स्थान है वह है तीसरा स्थान। ठीक है, कैंसर से सबसे ज्यादा जो मरने वाले दुनिया में लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वह पाए जाते हैं चीन में। ठीक है, चीन में कैंसर से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं और उसके बाद अमेरिका में कैंसर में से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। ठीक है, तो भारत जो है इस मामले में तीसरे स्थान पे है। इस बात को याद रखिएगा, कैंसर से होने वाली मौतों के मामले में जो भारत का स्थान है वह तीसरा स्थान है। ठीक है, अब एक डाटा आया है जिसे कहते हैं वैश्विक डाटा। ठीक है, वैश्विक कैंसर डाटा विश्लेषण के अनुसार, वैश्विक कैंसर कैंसर डाटा विश्लेषण, ठीक है, वैश्विक कैंसर डाटा विश्लेषण के अनुसार भारत में हर 5 में से 3 लोग कैंसर का पता चलने पर मर जाते हैं। तो अगर भारत में 5 लोगों को कैंसर का पता चलता है तो उसमें से 3 लोग मर जाते हैं। ठीक है, 3 लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 50% से अधिक लोग मर जाते हैं भारत में कैंसर का पता चलने के बाद। ठीक है, लेकिन अगर इसी डाटा को अन्य देशों पर लागू करें तो सबसे ज्यादा मृत्यु, जैसे चाइना में क्या होता है, चाइना में अगर 2 लोगों को कैंसर है, चीन में अगर 2 लोगों को कैंसर पता चलता है तो एक मर जाएगा। ठीक है, एक मर जाता है। ठीक है, 2 में से 1। जबकि अमेरिका में क्या है, अगर अमेरिका की सिचुएशन देखें तो अमेरिका में ये सिचुएशन है कि अगर अमेरिका में अगर जो है 4 लोगों को कैंसर है, मान लीजिए अमेरिका में 4 लोगों को कैंसर है तो 4 में से 1 मर जाएगा। ठीक है, 1 मर जाता है, जबकि 3 लोग जो है बच जाते हैं। ठीक है, तो 4 में से 1 अमेरिका में मर जाते हैं और चीन में 2 में से 1 यानी 50% लोग मर जाते हैं। अमेरिका में 25% और भारत में 50% से अधिक। ठीक है, तो याद रखिएगा 50% के आसपास भारत में भी है, थोड़ा सा कम ही है। ठीक है,
अब देख अधिक है, सॉरी अधिक है, कम नहीं है, अधिक है। तो इस प्रकार जो है, जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं उसमें भारत का जो स्थान है तीसरा है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो दुनिया भर में कैंसर से जो मौतें होती हैं उसमें से 10% से अधिक मामले भारत में आते हैं। अगर प्रतिशत में देखें तो दुनिया भर में कैंसर से हुई मौतों में 10% से अधिक मामले जो है वह आते हैं भारत में। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। और इस तरह से भारत क्या हो जाएगा, भारत दूसरे स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज के मामले में कैंसर से मृत्यु का जो प्रतिशत है उस मामले में अगर देखा जाए तो भारत का जो स्थान है वो कौन सा स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान हो जाएगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कितने चीनी विश्वविद्यालयों को प्रतिबंधित कर दिया है। अब देखिए, ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कुछ चीनी विश्वविद्यालयों को प्रतिबंधित कर दिया है। तो कितने को, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए कि ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से कितने चीनी विश्वविद्यालयों को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है ना, अब देखिए, ताइवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से 7 चीनी विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 7 चीनी विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगाया है ताइवान ने। इसके पहले भी ताइवान ने, इसके पहले 2 चीनी विश्वविद्यालयों पर ताइवान ने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है ना, 2 चीनी विश्वविद्यालयों पर। तो वर्तमान में 7 चीनी विश्वविद्यालयों को ताइवान ने प्रतिबंधित किया है। ठीक है ना, अब क्यों प्रतिबंधित किया है यह भी जान लीजिए। उसका कहना है कि यह ताइवानी तकनीकों की चोरी करते हैं। क्या करते हैं, ताइवानी तकनीकों की चोरी। ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय क्या है, ताइवानी तकनीकों की चोरी करते हैं, इसलिए ताइवान ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। ताइवान का कहना है कि चीन के ये विश्वविद्यालय, चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इनकी स्थापना की थी। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में इसे शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया था। तो यह जो विश्वविद्यालय हैं यह ताइवानी तकनीकों की चोरी करते हैं, इसलिए ताइवान ने इन विश्वविद्यालयों से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध रखने से मना कर दिया है। ठीक है ना, तो ताइवान इनसे कोई संबंध नहीं रखेगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। ठीक है, 7 चीनी विश्वविद्यालयों को ताइवान ने बैन कर दिया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने T-90 टैंकों का महीने भर का लाइव फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया। T-90 टैंक, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे भीष्म टैंक के नाम से भी जानते हैं, यह भी याद रखिएगा, भीष्म टैंक। तो किस देश की सेना ने T-90 टैंकों का महीने भर का लाइव फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया, मतलब 1 महीने तक लाइव फायरिंग हो रही थी और यह अभ्यास किया जा रहा था, युद्धाभ्यास था। ठीक है, तो T-9 टैंकों को भीष्म टैंक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए किस देश ने इसका परीक्षण किया है, तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है भारत। तो लाजमी है जो T-90 टैंक है वह भारतीय टैंक है, ये इन्हें भीष्म टैंक भी कहते हैं। और भारत ने जो है, भारत की सेना ने T-90 टैंकों का महीने भर तक लाइव फायरिंग अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत का ये T-90 टैंक या भीष्म टैंक जो है अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। ठीक है, अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, इस बात को याद रखिएगा। भारत का T-90 टैंक अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, चाहे वह कंट्रोल सिस्टम हो, बेहतर गतिशीलता या स्पीड हो, मजबूत सुरक्षा हो, सबसे यह टैंक एंटी गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। क्या कर सकता है, एंटी गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, जो T-90 टैंक या भीष्म टैंक है वह एंटी गाइडेड मिसाइल दागने में सक्षम है, इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब देखिए जो भारत का यह अत्याधुनिक टैंक है, अब इससे क्या होगा, यह चूंकि भारत का आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, क्योंकि यह स्वदेशी टैंक है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, क्यों, क्योंकि यह स्वदेशी टैंक है। T-90 या भीष्म टैंक जो है स्वदेशी टैंक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में मिस्टी योजना के तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण के साथ भारत में किस राज्य ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बताना है कि ये जो मिस्टी योजना है, मिस्टी योजना क्या है, तो मिस्टी योजना है मैंग्रोव रोपण से संबंधित। ठीक है, मिस्टी योजना किससे संबंधित है, मिस्टी योजना है मैंग्रोव
रोपण से संबंधित है, ठीक है ना। अब इसके तहत क्या किया गया है कि 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण किया गया, ठीक है। और उसके साथ भारत में किस राज्य ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए, मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव रोपण में प्रथम स्थान पाने वाला जो राज्य है वह है गुजरात। याद रखिएगा, मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोव रोपण का कार्य किया जा रहा है और इसमें जो है भारत में गुजरात राज्य ने सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, भारत में मैंग्रोव पहल योजना के तहत 76 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के लगभग 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव का रोपण किया गया, इस बात को भी याद रखिएगा। 76 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ इसके लिए। कितने का खर्चा हुआ? 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव रोपण के लिए 76 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है। 76 करोड़ रुपए खर्च हो गए, इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, मिष्टी योजना क्या है? वास्तव में हमें मिष्टी योजना MISHTI, ठीक है, मिष्टी योजना क्या है इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि इसी के तहत मैंग्रोव का रोपण हो रहा है। देखिए, मिष्टी योजना के अंतर्गत सरकार जो है स्थानीय समुदायों को, सरकार क्या करेगी इस योजना के तहत? स्थानीय समुदाय जो है, ठीक है, स्थानीय समुदायों को क्या करेगी सरकार? स्थानीय समुदायों को मैंग्रोव वृक्षारोपण गतिविधियां, मैंग्रोव वृक्षारोपण गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता देगी, ठीक है। सरकार क्या करेगी? स्थानीय समुदायों को मैंग्रोव वृक्षारोपण करने के लिए क्या करेगी? वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, सरकार। तो इस बात को याद रखिएगा। इस योजना में लोगों को मैंग्रोव के महत्व और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करने में भी मदद मिलेगी, यानी इसे एक जागरूकता अभियान के तहत भी चलाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मिष्टी योजना। इसके तहत 2 वर्षों में 19,020 हेक्टेयर मैंग्रोव वनों का रोपण किया गया है और प्रश्न इसी से संबंधित है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा इसने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, तो वह है गुजरात, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए, यह है उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत क्या होगा? इसके तहत अविवाहित, ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, ये कैटेगरी है इस योजना के लाभार्थियों की कैटेगरी है, ये तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, ठीक है, परित्यक्ता है, त्याग दिया गया है किसी के द्वारा, और निराश्रित है, मतलब जिसका कोई सहारा नहीं है, उसे क्या कहते हैं? बेसहारा या उसे निराश्रित कहते हैं। और दिव्यांग महिलाओं को, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को, ठीक है, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है। 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब देखिए, यह उत्तराखंड सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी प्रदान की है। अब देखिए, इस योजना में क्या लिखा है? एकल महिला। एकल महिला का मतलब जो महिला अकेली हो, जैसे वह अविवाहित हो, वह तलाकशुदा हो, वह किसी के द्वारा त्याग दी गई हो, परित्यक्ता हो या निराश्रित हो, मतलब इसका कोई आसरा न हो, कोई सहारा न हो, ऐसे महिलाओं को, और वह महिला दिव्यांग और एक दिव्यांग प्रकार की महिला, ठीक है। अब देखिए, इनमें से क्या करना है कि ऐसी महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है, एकल महिला है, तो उनके बिजनेस के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए सरकार 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं एकल महिला स्वरोजगार योजना, यह उसकी मुख्य बात थी, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की नई किरण बताया है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला यानी 6वां प्रश्न है,
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की मेंजराना 1, ठीक है, के लॉन्च के एक सप्ताह बाद किसने अपनी पहली क्वांटम चिप ओसेलाट का अनावरण किया है? ठीक है, मेंजराना फर्स्ट के लॉन्च के एक सप्ताह बाद किसने अपनी पहली क्वांटम चिप ओसेलाट का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए है अमेजन, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है गूगल और ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो बताइए कि किस कंपनी ने अपनी पहली क्वांटम चिप ओसेलाट का अनावरण किया? ठीक है, तो याद रखिएगा यह प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ओसिलाट का अनावरण किसने किया पहली क्वांटम चिप का, तो वह किया है अमेजन ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट की मेंजराना 1। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की मेंजराना 1 के बारे में जानते हैं। यह जान लीजिए कि जो मेंजराना 1 है वह ट्रोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप है। ठीक है, विश्व की पहली क्वांटम चिप है। ठीक है, चिप्स नहीं है, चिप है। ठीक है, तो ट्रोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप कौन सी है? यह है मेंजराना 1। ठीक है, कौन सी है? यह है मेंजराना 1। यह किसकी है? मेंजराना 1। देखिए प्रश्न में ही लिखा है यह जो है माइक्रोसॉफ्ट की है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह विश्व की पहली क्वांटम चिप है। अब देखिए जो दूसरी चिप आई है और उस कंपनी की पहली चिप जिसका नाम है ओसिलाट। ठीक है, तो ओसिलाट का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो अमेजन ने किया है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, वो अमेजन की पहली क्वांटम चिप है ओसिलाट, इसे लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब आज का 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पे पहुंचा है? तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पे पहुंचा है। तो ऑप्शन ए है आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी है आईएनएस कुठार, ऑप्शन सी है आईएनएस शार्दुल और ऑप्शन डी है आईएनएस अर्घ्यात। तो देखिए आईएनएस कुठार, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना का जो जहाज है आईएनएस कुठार, यह जो है श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पे पहुंचा है। ठीक है, याद रखिएगा यह पूर्वी नौसेना कमान का यह पोत है। ठीक है ना, पूर्वी नौसेना बेड़े का पोत है। ठीक है, नौसेना बेड़े का पोत है आईएनएस कुठार। ठीक है, तो यह श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पे पहुंचा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न पे। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इन्होंने यूक्रेन को 5000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइल की खरीद के लिए 1.6 अरब पाउंड या इसे 2 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो किसने यूक्रेन को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो वह है ऑप्शन ए है ब्रिटेन के हैं कीर स्टारमर, ऑप्शन बी है भारत के, ऑप्शन सी है चीन के और ऑप्शन डी है कनाडा के। तो बताइए कीर स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो कीर स्टारमर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर और इन्होंने जो है यूक्रेन को 5000 से अधिक वायु रक्षा मिसाइल की खरीद के लिए 1.6 अरब पाउंड यानी 2 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया? तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन प्रतियोगिता 2025 में भाग लिया अभ्यास में? तो ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है गुआम, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए कि सी ड्रैगन अभ्यास में भारतीय नौसेना ने किस देश में हिस्सा लिया। ठीक है, तो देखिए सी ड्रैगन का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? वह हुआ है गुआम में। ठीक है, गुआम में सी ड्रैगन का आयोजन हुआ है, सी ड्रैगन 2025 युद्धाभ्यास का, और इसमें भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। ठीक है, अब देखिए सी ड्रैगन जो होता है युद्धाभ्यास, इसका जो आयोजन करता है, जो आयोजक है, वह आयोजक कौन है? तो सी ड्रैगन का आयोजक है अमेरिका। इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास होता है वह मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास होता है। ठीक है, मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः होता है पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास। ठीक है ना, तो सी ड्रैगन
मुख्यतः पनडुब्बी युद्धाभ्यास है और इसका आयोजक अमेरिका है। ठीक है, तो अभी हाल ही में सी ड्रैगन 2025 का आयोजन गुआम में किया गया है और भारतीय नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के 10वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको बताना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर और ऑप्शन डी है काठमांडू। तो बताइए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली। याद रखिएगा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखता हूं। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, तो पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था और कब किया गया था? तो देखिए, पहले संस्करण का जो आयोजन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन, तो ये कहाँ किया गया था? यह सितंबर 2023 में, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो पहला संस्करण है वह भी नई दिल्ली में हुआ था और जो दूसरा संस्करण है उसका आयोजन भी नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है ना? तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, यानी 8 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।